जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग आज यूपीएससी एंड अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम में जो स्ट्रेटजी फॉलो किया जाता है, पार्टिकुलरली जो स्कीम ऑफ एग्जाम फॉलो किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स। आपको पता होगा कि एग्जाम के तीन स्टेज है, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, पार्टिकुलरली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो आज हमारी चर्चा होगी कि आखिर सिलेबस के द्वारा किस तरह के पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। मेरा मानना है, या दिस इज वेरी यूनिवर्सल फैक्ट्स, कि किसी भी एग्जाम को शुरू करने से पहले, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, इसके पूरे सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जाम्स, पैटर्न्स, इन सारी चीजों को जान लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको तैयारी करना चाहिए। एंड अनदर थिंग, टू इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर गिवन बाय पब्लिक सर्विस कमीशंस। पब्लिक सर्विस कमीशन दो महत्वपूर्ण चीजें आपको देती हैं। एक तो उनका सिलेबस होता है और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, बाकी इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन को अंजाम देते हैं या तैयारी करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जाम की एग्जाम कंडक्ट की जाती है, उसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और पैटर्न क्या है। तो आइए हम इसको आगे देखते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम गो हैंड इन हैंड, ये दोनों एक साथ चलता है। दोनों का जो सिलेबस है, पैटर्न है, एक जैसा है। प्रीलिम्स में जो सिलेबस यूपीएससी का है, वही अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस का है। जो मेंस का सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ भी फॉलो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो नाउ आइए हम वन बाय वन हर स्टेज के बारे में चर्चा करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, there are three stages of civil service examination, namely prelims, mains and interview. Particularly all the state public service commission as well as union public service commission follow same pattern क्या है, देखिए यहाँ preliminary examination, mains examination और इंटरव्यू, ये बात आप ध्यान में रखिए। अगले बार अब हम बात करेंगे, यहाँ आगे जब हम बात करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं। इन preliminary examination, prelims examination, there are two papers. One is paper 1 and second is paper 2, यानी GS1 और GS2 कहा गया है। ये यूपीएससी के एग्जाम में भी और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी। तो देखिए पेपर 1 में 200 मार्क्स के पेपर 1 होते हैं, 2 आवर्स इसके लिए अलॉटेड हैं। और इसमें जो सेक्शन जो कवर किए जाते हैं, उसमें है करंट अफेयर्स, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज का है। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का करंट इश्यूज पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन टॉपिक है। दूसरा इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों जगह का होता है। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल होता है। देन पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, ये साफ साफ ओपन किया गया है और इस तरह से ये सिलेबस में लिखा गया है। देन राइट इश्यूज, फंडामेंटल राइट्स, वीमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सारे राइट्स से रिलेटेड इश्यूज इसमें शामिल किए गए हैं। इसी तरह से इकोनॉमी का सेक्शन, जिसे आप इकोनॉमी कहते हैं, इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इट इज नॉट रिटन लाइक इकोनॉमी,
It is economic and social development. Economic and social development means those part of economy which are directly related with the social issues, particularly issues related to inclusive growth, issues related to development, development of the women, empowerment of the women, as well as SC, ST development, development of backward areas, hilly regions, and ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यहाँ टॉपिक है, न कि इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, पॉवर्टी की बात की गई है, इंक्लूजन की बात की गई है, डेमोग्राफिक्स की बात की गई है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सोशल सेक्टर पार्टिकुलरली समाज में जो डिप्राइव्ड क्लास है, वीमेन है, या फिर आप कह सकते हैं SC, ST, हैंडीकैप, इस तरह के और भी सोशल इश्यूज से रिलेटेड मामला है, इन पर आपसे फोकस करना है। किसमें? इन पार्टिकुलरली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मोरओवर जनरल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी भी शामिल किया गया है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एंड जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसके कॉजेज, इम्पैक्ट, लार्जर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ, इन सारी बातों पर आपको चर्चा करनी है। मोरओवर जनरल साइंस भी है। तो ये चीजें हैं जो किसमें है, GS1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। हमने बताया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी। इसका पर्पस क्या है? स्क्रीनिंग करना, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के द्वारा आपको वहां से आपके टेस्ट एबिलिटी को जांचने के बाद आपको परमिट कर दिया जाता है अगले स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि प्रीलिम्स का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है मेंस के एग्जामिनेशन में, इसलिए हालांकि प्रीलिम्स के बिना आप मेंस में जा भी नहीं सकते, तो इसलिए आपको बहुत ही सीरियसली लेने की यहाँ भी जरूरत है। तो एक पेपर हमने बताया कि GS1 पेपर प्रिलिमिनरी में, और दूसरा पेपर जो है उसको कहते हैं पेपर 2, या इसको कहते हैं GS2। GS2 है, ये भी 200 मार्क्स का है। यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 2.5 मार्क्स ईच होता है। 80 प्रश्न होंगे, 80 क्वेश्चंस containing 2.5 mark each, and topics which are covered under this GS2 is comprehension, interpersonal skill including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, and general mental ability। जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको आप अर्थमेटिक वगैरह कहते हैं, अप टू 10th स्टैंडर्ड ही इसमें शामिल किया जाता है, ओनली अप टू 10th स्टैंडर्ड, नॉट मोर देन दिस, बट you have to develop ability of decision making here। And moreover, most important thing regarding GS2 of prelims examination is what? This is qualifying nature paper, this is the paper of qualifying nature। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है इस पेपर में, ये है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जहां ओनली 33% मार्क्स आपको स्कोर करना है। एंड आपका मेंस के लिए प्रीलिम्स पास करते हैं, प्रीलिम्स में मेरिट जो बनता है, मेरिट इज बेस्ड ऑन द बेस्ट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ पेपर 1। GS पेपर 1 के बेसिस पर आपके मेरिट तय होंगे कि आपको मेंस के लिए परमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां हमने कहा कि इसमें बेसिक न्यूमरेसी भी है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी है, और डेटा सफिशिएंसी भी है। तो ये कुल मिलाकर जो हमने यहाँ देखा, हमने देखा नट सेल में क्या बात किया, प्रीलिम्स में एक GS1 है और एक GS2 है। GS1 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन यहाँ होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा। इसमें क्या होगा, 80 क्वेश्चंस, 2.5 मार्क्स ईच होगा। यहाँ पर याद रखिएगा ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको 33% मार्क्स लेके आना होगा क्वालिफाई करने के लिए। जबकि जो GS1 है
इसमें जो टोटल मार्क्स आते हैं इसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी किसके लिए कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए या नहीं किए। तो यहाँ मेनली आपको ज्यादा फोकस किस किस पर करना पड़ेगा, GS1 पर क्वेश्चन फोकस करना पड़ेगा आपको अगले स्टेज में रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए। और ये दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इस सिलेबस में लिखा गया है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQs के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 निगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यू हैव अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 4 3 is incorrect and 1 is correct, then what will be net result? Net result will be 0. It means you will awarded marks for 1. 1 is supposing एक सही के लिए 2 मार्क्स मिला और बाकी के रॉन्ग के लिए 1/3 1/3 और 1/3। ये माइनस हो गया 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब कितना हो गया, एक एक क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया, एक क्वेश्चन सही भी हो गया, दोनों के मार्क्स कितने हो गए 2 - 2 = 0। तो ऐसी स्थिति में here one thing is very important, prelims exam requires clinical accuracy। यहाँ क्लिनिकल एक्यूरेसी की जरूरत होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ या तो आप 100% सही है या 100% गलत है, यहाँ कहीं बीच का रास्ता नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 2 ही चांस आपके पास बनता है, वेदर यू आर 100% करेक्ट और यू आर 100% रॉन्ग। तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, इट मींस 25% probability is to becoming correct and 75% possibility is to becoming wrong if you have not knowledge of concrete answer. That is why here you have to maintain clinical accuracy to crack the prelims exam। prelims exam को क्रैक करने के लिए आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज की जरूरत है। उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत है जिन क्वेश्चन को आप बहुत सही तरीके से जानते हैं। जिन क्वेश्चन को नहीं जानते हैं वहां अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा 25% ही चांस होगा सही होने का और 75% 75% चांस होगा रॉन्ग होने का। तो ये अभी जो हमने बातें की, ये किस पर बात की, हमने बात किया प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम। फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम का बात किया जहां हमने कहा कि पेपर 1 और पेपर 2 है प्रिलिमिनरी में। किसमें है, क्वालिफाइंग पेपर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स एट 33%। हमने कहा पेपर 2 के बारे में, GS2 के बारे में। अब दूसरी बात हमने की 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ है। उसके बाद हमने क्या कहा कि क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इत्मीनान से। ये 3 बात ध्यान देने की है। प्रिलिमिनरी में GS2 जो पेपर होगा क्वालिफाइड है, 33% यहाँ लाना है मिनिमम आपको। दूसरी बात what is important is negative marking, and third is this is objective nature, and most importantly marks of this stage is not going to be carried forwarded to next step. Next stage is mains examination। तो याद रखिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है जो यहाँ लगाया गया है, दिस इज नॉट माइन, दिस इज द यूपीएससी का ये नोटिफिकेशन है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज completely same, go hand in hand। So whatever UPSC has mentioned, same thing is mentioned by Arunachal Pradesh Public Service Commission। So there is no difference। So earlier I have mentioned only difference is interview level marks, nothing else। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये सारी बातें हमने बात की। अब आइए
बात करते हैं पार्ट बी, मेंस एग्जामिनेशन। पार्ट बी इज द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन का किस तरह से पैटर्न है, व्हाट इज द syllabus, what is the papers, how many papers are there, how many marks are there, entire it is given here. So before the starting of the entire papers, UPSC has given some special instruction about the nature of the question, about the paper, how to deal the paper, how handle the question, and how your answer must be. ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। जैसे मेन एग्जामिनेशन में कहा गया है कि मेन एग्जामिनेशन इज intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory. यादाश्त के आधार पर, मेमोरी के आधार पर आपकी यहाँ टेस्ट नहीं होगी, यहाँ आपकी टेस्ट होगी डीप नॉलेज, एनालाइज करने की कैपेसिटी एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स क्या है, आप बेहतर तरीके से किस तरीके से चीजों को समझते हैं, इशूज को समझते हैं। मोर ओवर आगे क्या कहा जा रहा है, फर्दर द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस इन द जनरल स्टडीज पेपर्स, particularly paper 2 to 5 will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study. यहां कहता है कि दो बातें, कि इस स्टैंडर्ड ऐसा होगा जो वेल एजुकेटेड पर्सन बिना किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का आंसर दे सके। तो सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज in the eye of UPSC, who is well educated? आखिर यूपीएससी किसको वेल एजुकेटेड मानती है? वेल एजुकेटेड कहेंगे किसको? याद रखिएगा, वेल एजुकेटेड मीन्स द पर्सन who can analyze the things on the basis of logic, rational and logic is very important. What is right and what is wrong, it should be decided on the basis of logic. लॉजिक के आधार पर यह निर्णय लेना है कि क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा नहीं कि किसी अंधविश्वास के आधार पर, किसी मान्यता के आधार पर किसी चीज को मान लें कि ऐसा है, नहीं। वेल एजुकेटेड हमेशा ऑब्जर्वेशन के आधार पर बात करेगा, रीजनिंग के आधार पर बात करेगा, लॉजिक के आधार पर बात करेगा, डेटा फैक्ट्स के बेसिस पर बात करेगा। उसको यूपीएससी क्या कहती है? वेल एजुकेटेड। एंड यहाँ कहती है कि किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। इट मीन्स अगर आप साइंस टेक साइंटिस्ट जैसा आपको नहीं लिखना है, इकोनॉमी इकोनॉमिस्ट जैसा नहीं बताना है, हिस्ट्री हिस्टोरियंस जैसा नहीं लिखना है, या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जैसा, संविधानविद जैसा नहीं बताना है। एक जनरल स्टूडेंट, वेल एजुकेटेड पर्सन कैसे सोच सकता है, उसके आधार पर यहाँ बात करनी है। ये वर्ड किसका है? यूपीएससी का है। और याद रखिएगा कि वट एवर यूपीएससी सेज इट इज फॉलोड बाय ऑल पीसीएस एग्जाम्स। इस देश के जितने पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम है, यूपीएससी को फॉलो करती है। इसलिए यूपीएससी ने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली ऑल द स्टेट पीसीएस विल फॉलो, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो here the question will be such as to test the candidates general awareness of variety of the subjects, means multiple dimensional understanding, multi-dimensional understanding is required to understand the thing। यानी आप भले लिख रहे हैं पॉलिटी, लेकिन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसका क्या है, उसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू कवर इफ देयर इज एनी। तो यहां याद रखिएगा, एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच विल हैव रेलेवेंस फॉर कैरियर इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस में कैरियर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैंडिडेट्स की जनरल अवेयरनेस, एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं या कोई नई चीजें आ रही है, उनको अपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज। सारे रेलेवेंट इश्यूज के बारे में whatever basic understanding are concerned, the question will be such to test
such basic understanding. And further, ability to analyze and take view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभासी हैं, और एक को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरे को रिजेक्ट करना है, तो कैसे इसमें बैलेंस बनाए, इस तरह की आपकी एबिलिटी। बिकॉज फाइनली यू हैव टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, उसके पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जो जिसमें कंफ्लिक्टिंग इश्यूज होंगे, एक पक्ष ये चाहता है, दूसरा पक्ष ये चाहता है, और सिविल सर्वेंट को क्या करना है, ऐसे इश्यूज के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि डिस्प्यूट क्या हो जाए, समाप्त हो, और एक बेहतर तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, डेवलपमेंट मेंटेन हो। देन कैंडिडेट्स मस्ट गिव रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सिंक्ट आंसर्स। फिर कहा जाता है, आप बार बार पूछते हैं कि आंसर कैसे लिखें, यहां कह रहा है, यूपीएससी ने कहा है कि एक कैंडिडेट को relevance, meaningful, relevant means which is related to question, जो क्वेश्चन है जो पूछा जाए वही लिखना है। मीनिंगफुल मीन्स रिलेटेड तो लिखे, लेकिन उसका एक मीनिंग जो हो, वो मीनिंग जो हो उस क्वेश्चन के दायरे में ही उस मुद्दे को समझा सके। देन ब्रीफ भी होना चाहिए, तो इस तरह का आंसर आपको लिखना है। तो ये पहले से आपको क्या कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। अब आइए, ये जो इंस्ट्रक्शन आप अगर आप समझ लेते हैं, उसके बाद आप समझिए कि कितने पेपर हैं, कैसे मेंस में आपको चीजों को देखना है। तो यहां देखिए कि मेंस में पेपर्स जो हैं, मेंस लेवल जो डिस्क्रिप्टिव लेवल का है, एक्चुअल में यही आपका मेरिट डिसाइड करता है, यहीं से सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा मार्क्स के भी होते हैं, साथ साथ इसी के मार्क्स से मेरिट भी बनते हैं। ऐसी स्थिति में प्रीलिम्स का मार्क्स पहले ही बताया कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। सेकेंड स्टेज में जब आप जाते हैं तो मेंस में दो तरह के पेपर आपको देखेंगे। पहला तो एक क्वालिफाइंग पेपर्स होगा, ठीक है, जो मेरिट में काम नहीं होगा, काम नहीं आएगा, मेरिट मेकिंग में रोल प्ले नहीं करेगा। तो क्वालिफाइंग पेपर आप याद रखिएगा कि बेसिकली यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी में क्वालिफाइंग पेपर एक तो इंग्लिश है, और दूसरा 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें 22 लैंग्वेजेज है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज रखना होता है और इसमें क्वालिफाई करना होता है। बट देयर इज ए स्पेशल एग्जेम्पशन फॉर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ इंग्लिश रखना है, बाकी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अगर आप एग्जेम्प्टेड लिस्ट में हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे, और इसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे मेंस के मेरिट मेकिंग में। सिमिलरली इन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। देन अब आ जाइए, इसका दूसरा सेक्शन जो क्वालिफाइंग नहीं है, कंपल्सरी है, और यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, यहीं से आपका मेरिट बनता है दूसरे पेपर, दूसरे सेक्शन में। तो दूसरे सेक्शन में जब आप बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहला पेपर ए से होता है 250 मार्क्स का। याद रखिएगा, यूपीएससी और एपीएससी दोनों में ये सेम है, कॉमन है, ए से रहेगा। 250 मार्क्स का ए से आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा, इसमें 2 एसेज लिखने होते हैं। इसमें ऐसे में सेक्शन बना है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ऐसे एग्जाम में सेक्शन ए और बी लिखा रहता है। इसमें सेक्शन ए में क्या होंगे, ए बी सी डी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, ए बी सी डी 4 में से इसमें एक चुनना है, इसमें भी कोई एक चुनना है। तो आपको 2 ऐसे लिखना होता है। इसके लिए टाइम जो अलॉट रहता है 3 आवर्स का रहता है। टॉपिक जो अलॉट रहते हैं 4 रहते हैं। तो दोनों सेक्शन में 4 और 4 8 होते हैं। 8 में से आपको 2 लिखने होते हैं। टाइम जो अलॉटेड होते हैं 3 आवर्स के टाइम होते हैं, और बेसिकली ये 250 मार्क्स का है। आइए, ये पेपर 1 हो गया ए से। अब यहां से दूसरा सेक्शन देखिए, जीएस शुरू होता है। पेपर 2 को कहते हैं जनरल स्टडीज,
यानी जनरल स्टडीज का पहला पेपर ऐसे यूपीएससी में पेपर 2 कहलाता है। तो जनरल स्टडीज 250 मार्क्स का, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें होंगी। यानी इसी को कहते हैं, ऐसे आप जनरली कहें तो एक तो एसए का पेपर आ गया। एसए का पेपर कितने मार्क्स का? 250 मार्क्स का। जीएस यहां से सही अर्थों में शुरू होता है जीएस 1। तो जीएस 1 में क्या आएगा? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात जब हम करते हैं तो ज्योग्राफी इंक्लूड्स इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड देन सोसाइटी। सोसाइटी में अमूमन इंडियन सोसाइटी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार थ्योरेटिकल पार्ट भी एक आध बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ये भी 250 मार्क्स का है। तो जीएस 1 कितने मार्क्स के? 250 मार्क्स के। अगर इसको माइन्यूट देखें तो साफ साफ लिखा गया है कि इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 18th सेंचुरी टू प्रेजेंट, 18वीं सदी से शुरू करके आज तक, यानी जिस समय हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक की बात जो हुई है वो सारी चीज पूछ सकते हैं। देन फ्रीडम स्ट्रगल, सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, कुछ बड़े मुद्दे, महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज एंड फ्रीडम स्ट्रगल विच स्टार्ट फ्रॉम जस्ट आफ्टर 1858, 1858 के बाद जो शुरू होता है उस पर, जैसे आपने तो सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों को कांग्रेस के बारे में मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, आगे जाके आप गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, इन सारे लोगों का नाम सुना होगा। यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, यानी आजादी के बाद क्या स्थिति रही, आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से चीजें चली, स्टेट कैसे फॉर्म हुआ, कुछ रिवोल्ट हुए, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ट्राइबल एक्टिविटीज को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया गया, डेवलपमेंट पर कैसे काम हुआ। यानी पूरी तरह से 1950 के बाद सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट्स आज तक पूछा जाएगा आपसे, ये सिलेबस कर रहा है। देन वर्ल्ड हिस्ट्री, इन वर्ल्ड हिस्ट्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, कोलोनाइजेशन, इन सभी चीजों को वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा जाएगा। देन इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, वीमेन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, रोल ऑफ वीमेन, पॉपुलेशन इश्यूज एटसेट्रा, ये सारी चीजें, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारे सोसाइटी में पूछे जाएंगे। एंड देन इन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोज, साइक्लोन्स एंड जियोफिजिकल फिनोमेना, ये सारी बातें कुल मिलाकर इन नटसेल यू कैन से in GS1 paper, history, art and culture, geography and society. It consists of 250 marks. Once again, it is of 3 hours. 3 घंटे का है और कितने मार्क्स का है? 250 मार्क्स का है। Moreover, GS3 once again 250 marks. इसमें GS2, ये इसको पेपर 3 कहते हैं और ये GS2 है, 250 मार्क्स का है। एंड इंटायर GS2 कवर्स गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटायर GS2 पेपर कवर्स इंटायर पॉलिटी, और यू कैन से कि अगर PSIR आप जानते होंगे तो PSIR का अधिकांश एरिया या सब कुछ जो पेपर 2 में है, पेपर अगर PSIR किसी ने पढ़ा हो तो PSIR 500 मार्क्स का पढ़ना है ऑप्शनल पेपर, लेकिन उसका 50% एरिया सीधे सीधे GS2 में पढ़ना है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR।
इसमें जो मेन अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो यूपीएससी ने इसको माइक्रो लेवल पर क्या कर दिया है, बंटवारा किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, लोकल गवर्नमेंट मींस पंचायती राज, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत शामिल की गई है। देन गवर्नेंस में कहा गया है ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल सेक्शन मींस जो समाज के निचले वीकर सेक्शन है, एससी, एसटी, वीमेन, ओल्ड एज, हैंडीकैप्ड एटसेट्रा। देन एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, देन इंटरनेशनल रिलेशन, India and the neighborhoods, bilateral, regional and global groupings, international institutions, World Bank, IMF, UNO, ये सारी चीजें जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें शामिल किया गया है। तो इस हिसाब से देखें तो GS2 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, नॉट ओनली फॉर GS बट ऑल्सो फॉर essay, बट ऑल्सो फॉर इंटरव्यू एज वेल। तो इसके बाद GS3 की बात करेंगे तो GS3 में आप देखेंगे ऐसे हम लोग कहते हैं कि इसमें इकोनॉमी, साइंस टेक, देन कहते हैं इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी, एंड फिर आप बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। ये चीजें जुड़ती है। बट अगर आप बड़े लेवल पर देखेंगे तो आप देखिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इकोलॉजी प्लस डिजास्टर, यहाँ ये सारी चीजें यहाँ शामिल की गई हैं। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व एट माइक्रो लेवल देन फर्स्ट कम्स इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में चीजें क्लियर कर दी गई है, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। इससे बाहर क्वेश्चन न तो कभी पूछा गया है न पूछा जाता है। मेंस में एक बात हमेशा याद रखिएगा, वेदर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस व्हाटएवर मेंशन इन इट्स सिलेबस, it always try to adhere it, always strictly follow it, never preaches। तो ऐसी स्थिति में इन इंडियन इकोनॉमी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, किस तरह से सोर्सेस को इकट्ठा करना है, सोर्स को कैसे, रिसोर्स को कैसे इकट्ठा करना है, बैंकिंग, बजटिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ हमेशा के लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्रीकल्चर ऑलवेज आस्क्ड, क्रॉपिंग, इरिगेशन, ई टेक्नोलॉजी। देन ई टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें और भी सारी चीजें मेंशन है, एमएसपी वगैरह सब कुछ जो मेंशन है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, रोबोटिक्स, स्पेस, ये क्लियर किया हुआ एरिया है। इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एनर्जी, पोर्ट्स, सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, इस पर भी लगातार क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रोड्स, एनर्जी, पोर्ट्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बाहर क्वेश्चन अभी भी नहीं पूछा जाता है। इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सिलेबस। सो ये भी कितने मार्क्स का, 250 मार्क्स का ये भी पेपर है। And last paper is paper 5, that is general studies. Paper 5 which is known as the general studies 4. Why general studies 4? क्योंकि पहला पेपर तो ऐसे हो गया, दूसरा पेपर से जनरल स्टडी शुरू होता है। तो सेकेंड पेपर इज जनरल स्टडी 1, थर्ड इज जनरल स्टडी 2, फोर्थ इज जनरल स्टडी 3 and fifth is general studies 4. So this is very important paper. Why? Due to mark fetching status. Nowadays ethics, integrity, aptitudes is giving more and more marks. आजकल ज्यादा मार्क्स मिलता है इसमें और ये रिलेटिवली बड़ा ही बेहतरीन पेपर है। तो बेसिकली हियर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तीन ही बात मेन सिलेबस में लिखा गया है। एथिक्स,
integrity and aptitude. Section ethics and human interface, aptitude, civil service values and all that. तो सिलेबस इमोशनल इंटेलिजेंस, इस सिलेबस को ही बात करेंगे तो आपको ऐसे बात करने से हमें समझ में नहीं आएगी, बिकॉज ये एक नया सिलेबस भी आपको लग सकता है, बिकॉज एट स्कूल लेवल you never have covered this. This is very new, but this is very, very important for not only civil servants, but also citizens, law-abiding people, and what for institutions and all that. तो इस पेपर को भी 250 मार्क्स के रखे गए हैं और इसके दो पार्ट हैं, एक थियोरिटिकल पार्ट है और दूसरा इसका पार्ट जो है वो केस स्टडी का पार्ट है. मीन्स पहले आपको first of all you have to learn theory and then you have to given a story, a case, and on the basis of theory you have to answer. पहले तो theory है and you have to understand the theory on the basis of examples, and second a story is given, a case is given, you have to find out the theory, which theories are involved in this case study. तो दो ही पार्ट इसके हैं और ये दोनों पार्ट बहुत ही बेहतरीन है, इसको समझ लीजिए तो स्टोरी भी आ गया. स्टोरी में समझिए कि इसका पार्ट कहाँ इन्वॉल्व है स्टोरी में, इसी को कहते हैं केस स्टडी. क्योंकि जो थ्योरी समझ ले और एक आईएएस को, एक आईपीएस को, एक एसडीएम, एक डीएसपी को वो एक सिचुएशन दिया जाता है और उस सिचुएशन में कहा जाता है कि दिस इज द सिचुएशन, आप किस तरह से डिसीजन लेंगे यहाँ. तो जो थ्योरी में आपने सीखा है उसी के बेसिस पर आपको क्या करना होता है, डिसीजन देना होता है और उसमें देखना होता है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज यू हैव, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव. उस ऑप्शन के बेसिस पर आपको ऑप्ट करना है कि ये सही है या ये सही है या ये सही है या सबसे ज्यादा कौन सही है, इस गिवन सर्कमस्टांसेस में आप कौन सा डिसीजन लेंगे. तो ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के साथ साथ एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बट मोर ओवर व्हाट आई एम गिविंग यू व्हाट्स एन इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस डिस्कशन कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अगर खूब ढंग से पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन पेपर 4 में पढ़ना होता है. तो पेपर 1, पेपर 2 क्योंकि बहुत सारे इसमें जो बातें पढ़नी है वो हिस्ट्री की पढ़नी है, गांधी, नेहरू, टैगोर, बुद्धा, कांट सभी लोग पढ़ने हैं. इसी तरीके से इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंट से सोसाइटी, वीमेन टॉपिक सोसाइटी में आपने पढ़ा, यहाँ इसका एप्लीकेशन पढ़ना पड़ेगा. देन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड गवर्नेंस. इकोनॉमी में आप आएंगे तो एथिक्स इन डेटा में बाजीगरी करते हैं, वहां किस तरह का एथिक्स टू हैंडल पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने में, हैंडल करने में एथिक्स. इन्वायरमेंटल एथिक्स यहां बात करनी होगी. तो आप बेसिक चीजें हर पेपर का, साइंस टेक जैसे जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम एंड एथिक्स, देन एआई एंड एथिक्स, ये सारी चीजें आपको एथिक्स में पढ़नी है. तो ऐसी स्थिति में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं कि आप सभी GS1, GS2, GS3 को एकदम प्रैक्टिकल सेंस में एक सिविल सर्विस को कैसे समझना है वैसे समझाने में ये आपका पेपर मदद करता है. यानी प्रैक्टिकली जो कुछ पढ़ा प्रैक्टिकल सेंस में यहाँ समझ जब लेते हैं तब एक ब्यूरोक्रेट्स को सबसे ज्यादा फायदा इससे होता है. तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और यहाँ मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं. ठीक है, और इस चारों को मिला दें, GS1, GS2, GS3 एंड GS4, इसके बेसिस पर आप ऐसे लिख सकते हैं. बेहतरीन ऐसे लिखने के लिए चारों पेपर अगर बेहतरीन आप समझ गए तब आप कोई बेहतरीन ऐसे लिख पाएंगे. तो इस तरीके से द सिलेबस विच इज ड्राफ्टेड बाय UPSC and state PCS, this is very scientific for the development of the attitudes, experience and what practical sense in civil servants. तो इस स्थिति में आप में एक वैल्यू इनकलकेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये सारा. तो इस तरीके से सिलेबस बनाए गए हैं. नेक्स्ट एक आप मेंस में देखेंगे एक पेपर 6 रखा गया है जिसके एक ऑप्शनल पेपर है. ऑप्शनल सभी को रखना होता है. लिस्ट इज गिवन बाय द UPSC एंड द स्टेट PCS. लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट में
एक सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है, यू हैव टू ऑप्ट ओनली वन सब्जेक्ट फ्रॉम गिवन लिस्ट, जिसके दो पेपर हैं, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, उसको पेपर 6 कहा गया है, पेपर 7 कहा गया है। तो इस तरह से ये 500 मार्क्स का है, और इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, your insight, your interest, and your comfortability, availability of NCERTs, basic books, etc. इसके आधार पर स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं ऑप्शनल। इस पर भी हम लोग कभी एक वीडियो बनाएंगे कि ऑप्शनल चुनने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आप ऑप्शनल को कैसे चुने, ऑप्शनल चुनने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखें, व्हाट क्राइटेरिया शुड वी फॉलो टू ऑप्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट करेगा, जो आपके सक्सेस को ज्यादा मेटरलाइज करने में हेल्पफुल होगा। तो ऐसे में 3 बातें यहाँ मैं कह सकता हूँ, बाकी वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो और सेपरेट क्लास। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप वैसे ऑप्शनल को चुनिए which converges a lot in GS। सबसे पहले तो उस ऑप्शनल को ही चुनने की कोशिश करिए कि जो जीएस में सबसे आपको फायदा पहुंचाए। आई एम गिविंग यू रीजन, बिना रीजन की बात नहीं बोल रहा हूं, आई एम गिविंग यू लॉजिक बिहाइंड दिस। लॉजिक इज कि आपने सपोजिंग आप सुनते हो, आपकी मर्जी करती है कि मैं हिंदी लिटरेचर सुन लूं या इंग्लिश लिटरेचर सुन लूं। You have to work separately on English literature, but you are not going to benefit a single marks in your general studies paper. You have only 24 hours, not more than this, but extra hour you have to devote in your optional paper. But if you opt history, then you have already studied ancient, आपको एंशियंट पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, किसमें, प्रीलिम्स में। आपको आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न एंड वर्ल्ड पढ़ना है मेंस में, यू कैन नॉट स्किप। आपको मन लगता हो या ना, इंटरेस्ट है या नहीं है, वेदर इंटरेस्ट इज और नॉट, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड you should leave the preparation, because UPSC and Arunachal Public Service Commission has made the syllabus, and in this syllabus there is a requirement to cover ancient, medieval and modern as well as the world history, and the history optional syllabus is what, ancient, medieval, modern and world. So if you are not opting history, even though you have to cover 75% of the history optional syllabus in your GS, one thing, तो हिस्ट्री का इतना बड़ा एरिया पढ़ना है, बट थ्रू हिस्ट्री ऑप्शनल हाउ मेनी मार्क्स यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड इन योर मेंस एग्जामिनेशन, केवल जीएस 1 पेपर में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, एंड जीएस 2 पेपर में आपको मिल सकता है आईआर का थोड़ा सा एरिया, जीएस 3 में WTO IMF वर्ल्ड बैंक मिल सकता है, और 4th में थोड़ा सा मिल सकता है सेकंड PSIR। पर PSIR अगर लेते हैं तो उसमें क्या पढ़ना है, थ्योरी, थॉट्स, आइडियोलॉजी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, IR कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यस, उसका क्या फायदा मिलेगा आपको, आप याद रखो, आप नहीं पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, लिव इट, बट पूरा मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल साइंस 1 फर्स्ट पेपर, पूरा गवर्नेंस, IR, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसीज, entire GS2 250 marks is PSIR। थर्ड पेपर, yes, World Bank, IMF, WTO, globalization, these all are part of। फोर्थ पेपर, कांट, रूसो, डियंटोलॉजिकल अप्रोच, एक ऐसे जरूर होगा। तो ऐसे स्थिति में आप देखो, आप PSIR नहीं रखे, but still you have to cover 60 to 65% area of the political science in your GS, unless until you are not going to cover the GS paper। So 65% तो आपने लगा ही दिया, कोई भी ऑप्शनल रखोगे then you have to devote 100%, लेकिन यहाँ आपको कितना परसेंट लगाना है, 35%, and then you will be benefited a lot। सबको सोचो, सोशियोलॉजी अगर आपने ले लिया, पहला पेपर में आपको सोशियोलॉजी मिलेगा, सोसाइटी, देन विल फ्री,
आपने ज्योग्राफी ले लिया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, फ्लैट्स, बट नो ऑप्शनल सब्जेक्ट इज मैचिंग विद द PSIR। तो मैंने सिर्फ क्राइटेरिया बताया, आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट इंड्यूसिंग यू टू टेक द any subject, any optional, but what is the exact criteria to opt the optional subject? I am giving you insight। तो यहाँ याद रखना 250 250। अब 500 मार्क्स का ये हो गया। अभी तक कितना हमने देखा था? अभी तक हमने देखा था कि ए से 250, GS1 250, GS2 250, GS3 250, GS4 250, ऑप्शनल पेपर 1 250 एंड पेपर 2 250, सभी को जोड़ोगे तो ग्रांड टोटल विल बी 1750। दैट विल डिसाइड योर सक्सेस कि इस 1750 में से आप कितना मार्क्स ला रहे हो, इस 1750 में से कितना मार्क्स ला रहे हो, दैट विल डिसाइड योर सक्सेस। याद रखो, इफ particularly if you talk about the Union Public Service Commission UPSC, अगर 50% मार्क्स ला देते हो, even though sure success will be there, आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। अगर 50%, 50%, तो याद रखना 50 to 55% is even of topper out of 1750, and similarly same patterns are being in the Arunachal Public Service Commission। Now interview, in third stage is interview, personality tests, etc। तो यहाँ पर आप याद रखना 275 मार्क्स का किसमें है? यूपीएससी में है। आप देखेंगे कि हमने ये बात अरुणाचल प्रदेश सर्विस सिविल सर्विस को भी हमने यहाँ बताया है कि पेपर वाइज डिटेल्ड स्कीम, एपीएससी फॉलोज यूपीएससी स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने लिखा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लाइक प्रीलिम्स में यहाँ भी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, दैट इज MCQs। यहाँ भी क्या है? GS1, सेम थिंग व्हाटएवर मेंशन इन यूपीएससी। यहाँ भी 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन इंटू 2 इक्वल टू 200 मार्क्स। यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्क, everything is equal, nothing is changed। So here also history of India, current events, general science, Indian polity and governance, these all, geography of India, economy, basic mental ability, environmental issues, these all are in Arunachal Pradesh Public Service Commission। And here also 100 question, 2 marks each, and 1/3 negative marks is there। And this is the merit making paper, this is merit making paper in prelims। And GS2 is here also GS2 is qualifying in nature, 33%। so same patterns are being followed, even topics are also same, reading comprehension, logical reasoning, basic numeracy, etc। nothing is changed। Data interpretation, analytical ability, decision making, problem solving, these all are same, so nothing is changed। Then mains qualifying paper is English, yes, what I told you earlier, here only English is qualifying paper। And then first paper is essay 250 marks, same as in UPSC। second paper general studies 250 marks, Indian heritage, culture, modern history, freedom struggle, post independence, everything, society, social issue, geography of India। Then paper 3, that is GS2 250, Indian constitution, polity, governance, social justice, welfare schemes like public policy, NGOs, international relation। And paper 4 here, general studies, like this is also 250 marks, Indian economy, agriculture, science, tech, environment and ecology, and disaster management, internal security, nothing is changed। Paper 5, general studies, similarly ethics, integrity, aptitude and case study, which is already discussed in the UPSC paper 4 syllabus।